नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की तैयारियां बेहतरीन चल रही होंगी। इन तैयारियों को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली किताब का अध्याय 5। और अध्याय 5 कौन सा है? कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पूर्ण स्थापना। और इस अध्याय 5 का आज है लेक्चर नंबर 5। और इसके बाद हमारा एक लेक्चर और आएगा, लेक्चर 6 आएगा, फिर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल अब 2023-24 के सेशन से इसमें 8 चैप्टर, 8 अध्याय हैं। पहले 9 हुआ करते थे पर एनसीईआरटी ने बढ़ा दिया 1, अब 8 है। मतलब हम 50% से ज्यादा सिलेबस इस किताब का कर लेंगे। इसके बाद हम चैप्टर 6 और करेंगे और फिर हम लोग जो हमारी समकालीन विश्व राजनीति वाली किताब है उस पर चलेंगे, क्योंकि चैप्टर 6 इस चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैंने अभी यह नहीं कराया और उस पर चला गया तो फिर आपको एक बार वापस याद दिलाना पड़ेगा, बच्चों अपने चैप्टर 5 पढ़ा था ना। चलिए गुरुजी, आज क्या पढ़ाओगे वो बता दो। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज पहला है राष्ट्रपति पद का चुनाव। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। और जिस भी बच्चे ने अगर लेक्चर 4 नहीं देखा है, प्लीज आप लेक्चर 4 देख करके आइएगा। कांग्रेस का विभाजन पहले पढ़िएगा और फिर ये पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। कांग्रेस का विभाजन आपको आज सच में समझ में आएगा कि कैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ, कैसे कांग्रेस ओ और आर बनी। ये हम लोग आज जानेंगे राष्ट्रपति पद के चुनाव में। बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी इस वाले चुनाव में होगा। फिर बात करेंगे प्रिवी पर्स की समाप्ति। सबसे पहले तो प्रिवी पर्स थी क्या, तो प्रिवी पर्स को समाप्त करके क्या इंदिरा गांधी जी ने सही करा, या प्रिवी पर्स की समाप्ति उन रजवाड़ों के राजाओं के साथ हमारे भारत की गद्दारी थी, जिनको हमने ये बोल करके जोड़ा था कि आपको कुछ सुविधाएं देंगे। तो क्या था क्या नहीं था, ये आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि प्रिवी पर्स की समाप्ति सही थी या गलत थी, क्या निर्णय था क्या नहीं था, ये सब आज के लेक्चर में होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 का। राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं इसका पूरा एक डिटेल लेक्चर मैंने बना रखा है। अभी जब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी उस समय हमने पूरा एक डिटेल लेक्चर बनाया था और इस चैनल का पहला वीडियो वो था, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिला दूंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको यह नहीं पता कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है तो जरूर वो वीडियो देखिएगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 में, अभी 1969 में क्यों हो रहा है वो बात को समझिए। देखिए, सबसे पहले जो भारत में राष्ट्रपति चुने गए वो 1950 में चुने गए। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के द्वारा ही उनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। परंतु 1951-52 में हमारे पूरे देश में, हमारे राज्यों में सारी जगह क्या हुए? चुनाव हुए। सांसद और विधायक चुन करके आए। और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन करता है? लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद करते हैं और राज्य की विधानसभाओं के विधायक करते हैं। तो 1952 में पहली बार निर्वाचित जो राष्ट्रपति जी हैं वो बनते हैं। पहली बार राष्ट्रपति जी के लिए जो इलेक्शन है वो 1952 में होता है। मतलब पहला 1952 में, फिर दूसरा 1957 में। 1952 में भी माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जीतते हैं और 57 में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। उसके बाद 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बनते हैं और फिर उसके बाद 1967 में कौन बनते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन बनते हैं। तो अब यहाँ पर नियम ये कहता है कि 1967 के बाद जो चुनाव होने चाहिए वो 72 में होने चाहिए, 72 में होने चाहिए। अभी तक का गणित आप देखिएगा कितना सटीक गणित चल रहा है। लोकसभा के चुनाव एक टाइम पे हो रहे, 52 में हुए, 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए। राज्यों की विधानसभा के चुनाव इस हिसाब से चल रहे हैं। राष्ट्रपति जी के जो चुनाव हैं वो भी इस हिसाब से चल रहे हैं। परंतु अब 67 के बाद क्या हुआ कि 69 में जो जाकिर हुसैन जी है उनकी हो जाती है डेथ। और जैसे ही डेथ हो जाती है तो राष्ट्रपति का ऑफिस हो जाता है खाली। और राष्ट्रपति का ऑफिस खाली होने का मतलब यह है कि वह 6 महीने के अंदर अंदर आपको भारत में राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। और जब तक जो उपराष्ट्रपति है वो सारी सिस्टम को संभालेंगे, पूरा राष्ट्रपति के तौर पर वो काम करेंगे। उस समय उपराष्ट्रपति जो थे वो वीवी गिरि जी थे, उनको राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाही का राष्ट्रपति बनाया गया और वो देश को संभालने लगे। परंतु समय था कि वे चुनाव तो कराने जरूरी है। अब राष्ट्रपति के पद के चुनाव को अब हम लोग समझते हैं। यहां तक कि आपको कहानी क्लियर होनी चाहिए कि हम 69 में चुनाव क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि 69 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो सीट खाली हो जाती है और सीट को भरने के लिए फिर से चुनाव कराए जाते हैं। अब यह राष्ट्रपति के पद के चुनाव में जो कांग्रेस में अंदर तनाव चल रहा था ना, जो कांग्रेस के अंदर जो समस्या चल रही थी वो समस्या बाहर निकल के आ जाती है। जो कांग्रेस में गुट बन चुके थे 1969 से पहले हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के अंदर दो गुट है, कांग्रेस ओ और आर, या कांग्रेस में सिंडिकेट्स अलग है, इंदिरा गांधी जी अलग है। ये अंदर की बात थी। ये अंदर की बात बाहर कब आती है? ये बाहर आती है 69 में। कब आती है? बाहर 69 में आती है। अब ये बात बाहर आई तो आई कैसे? कांग्रेस ने, मतलब जो मेन
कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, अभी तो सब कांग्रेस में ही है, सिंडिकेट भी कांग्रेस में ही है, इंदिरा गांधी जी भी कांग्रेस में, सबके सब कहां पर है, सारे के सारे कांग्रेस में ही है। तो इस कांग्रेस ने क्या करा, अपना जो कैंडिडेट उतारा, अपना कैंडिडेट किसको उतारते हैं, एन संजीव रेड्डी जी को उतारते हैं, एन संजीव रेड्डी जी, नीलम संजीव रेड्डी, इनको उतारा जाता है कि नीलम संजीव रेड्डी जी को कांग्रेस का कैंडिडेट उतार दिया गया। और ये कहा गया कि भाई जितने भी कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के सभी विधायक किसको वोट दे, नीलम संजीव रेड्डी जी को वोट दे और इनको देश का अगला राष्ट्रपति बनाए। अब नीलम संजीव रेड्डी जी को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के सभी लोग क्या है, नीलम संजीव रेड्डी जी का समर्थन करें, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, सब हो। परंतु उस समय नीलम संजीव रेड्डी जी के साथ थोड़ा सा क्या है ना, इंदिरा गांधी जी का रिश्ता सही नहीं था, ठीक है, थोड़ी सी तनाव ज्यादा था। तो इंदिरा गांधी जी ये चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी क्या हो, कांग्रेस का कैंडिडेट ना हो। तो इनके खिलाफ बोला कि नहीं, नीलम संजीव रेड्डी जी ना हो, पर कांग्रेस ने बोला नहीं साहब, नीलम संजीव रेड्डी जी होगा। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने एक गजब का गेम खेला, और गेम ये खेला, जो उपराष्ट्रपति थे उस समय, कौन, वीवी गिरी। तो उनको बोला गया, वीवी गिरी जी एक काम करिए, आप है ना स्वतंत्र, आप इंडिपेंडेंट ही क्या कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, आप इंडिपेंडेंट फॉर्म लगा दीजिए कि हाँ साहब मैं राष्ट्रपति के पद के लिए उतरना चाहता हूं। और इन्होंने स्वतंत्र क्या कर दिया, फॉर्म लगा दिया, स्वतंत्र फॉर्म लगा दिया कि हाँ भाई मैं निर्दलीय हूं, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं, पर मैं निर्दलीय राष्ट्रपति के पद पर हूं। परंतु इनके पीछे हाथ किसका था, इंदिरा गांधी जी का था। तो अब क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी जी के जो समर्थक थे उन्होंने कांग्रेस को कहा कि भाई एक कांग्रेस की जो मीटिंग है ना, वो मीटिंग बुलाई जाए। परंतु जो कांग्रेस के बड़े नेता है सिंडिकेट से, उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि सिंडिकेट्स को पता लग गया था कि भाई ये मीटिंग में मांग करेंगे कि वीवी गिरी को अपना जो कैंडिडेट है वो बनाया जाए, पर ऐसा नहीं, उस मीटिंग से मना कर दिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी जब प्रमोशन करती है, ठीक है, और जब वीवी गिरी और एन संजीव रेड्डी दोनों के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो विधानसभाओं में जा करके विधायकों से वोट के लिए कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में सांसदों से वोट के लिए कहते हैं, तो इंदिरा गांधी जी एक बहुत बड़ी बात कह देती है, और वो बात कहती है कि सभी सांसद और विधायक अंतरात्मा से वोट करें, अंतरात्मा से वोट करें। अंतरात्मा से वोट करने का ये जो शब्द है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द था, ये काफी सांसदों और विधायकों के दिल पे लग गया। अंतरात्मा से वोट करिए, मतलब आपके खुद की अंदर की आवाज सुनिए। मैं ये नहीं कह के जा रही हूं कि कांग्रेस को वोट करना, मैं ये भी नहीं कह के जा रही हूं वीवी गिरी को वोट करना, मैं ये कह रहा हूं अंतरात्मा से करना। मतलब भाई अगर मैं आज कांग्रेस का लीडर हूं तो मैं सीधा ओपनली कहूंगा ना कि हाँ भाई नीलम संजीव रेड्डी जी को वोट करिए, सीधा सीधा कह दूंगा नीलम संजीव रेड्डी जी को वोट करिए। पर मैंने ये नहीं कहा, मैंने बात को घुमा दिया, अंतरात्मा से वोट करिए। अब अंतरात्मा से वोट करने का मतलब समझ गए, नीलम संजीव रेड्डी जी को तो करना मत, क्योंकि वीवी गिरी जी को करना। अगर नीलम संजीव रेड्डी जी को सपोर्ट करना होता तो मैं ओपनली कहता कि नीलम संजीव रेड्डी जी को वोट करिए, पर ऐसा नहीं कहा, बात को पलट दिया कि अंतरात्मा से वोट करना। पर इसमें कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं इंदिरा गांधी जी आप तो वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही हैं, पर अंदरूनी जो सपोर्ट था इंदिरा गांधी जी का वो वीवी गिरी को था। और फाइनली क्या होता है, वीवी गिरी चुनाव जीत भी जाता है। वीवी गिरी चुनाव जीत गए और वो देश के अगले राष्ट्रपति बन गए। और जैसे ही ये देश के अगले राष्ट्रपति बन गए तो फिर इससे कांग्रेस में फूट हो जाती है। कांग्रेस के जो उस समय अध्यक्ष होते हैं एस निजगलम्पा जी, वो क्या करते हैं, जो प्रधानमंत्री है, कौन है प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी, उनको पार्टी से बहिष्कार कर देते हैं, पार्टी से बाहर कर देते हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और उनको कहते हैं अब आप पार्टी से बाहर हो। अब पार्टी से बाहर होने का मतलब यह है कि अब कुछ लोग तो ऐसे थे जो इंदिरा गांधी जी के समर्थन थे, कांग्रेस के कुछ ऐसे सांसद हैं जो इंदिरा गांधी जी के साथ हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिंडिकेट्स के साथ थे। अब मेन तो जो कांग्रेस थी वो सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी। अब जब उन्होंने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी जी को बाहर कर दिया, तो अब इंदिरा गांधी जी के पास बहुमत नहीं है सरकार बनाने को, बहुमत कम हो गया, क्योंकि सीटें पहले ही कम थी और अब इन्होंने भी अपनी सीटें ले ली तो और कम हो गई। तो अब फिर कांग्रेस क्या करेगी, और लोगों से जैसे सीपीआई से, डीएमके, इनके साथ मिलकर के चुनाव अपनी सरकार बनाती है और फिर अगले चुनाव लड़ेगी। ये हम आगे की बात आगे जानेंगे, परंतु अभी तक यहाँ की यही बात थी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस ने किसको उतारा, नीलम संजीव रेड्डी जी को उतारा, परंतु इंदिरा गांधी जी ने उनको सपोर्ट नहीं करा। क्यों सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा उनका तनाव था। फिर इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरी को कहते हैं कि आप स्वतंत्र क्या करो, निर्दलीय आप चुनाव लड़िए, और फाइनली जो वीवी गिरी जी है वो जीत भी जाते हैं। वीवी गिरी जी जीत भी जाते हैं। और ये कैसे जीते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने एक शब्द कह दिया था सांसदों और विधायकों को कि भाई आप अपनी अंतरात्मा से क्या करिए, मतदान करिएगा, आप अपनी अंतरात्मा से वोट दीजिएगा। चलिए तो जानते हैं। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आई। ठीक है, तो अब
जो गुटबाजी है ये तो देखो भाई आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं पहले से बताता ये ऐसा 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 है, पर उस समय पब्लिक को नहीं पता था। ये जो गुटबाजी है, ये जो अंदर का कहानी चल रही थी ना, ये अंदर की कहानी थी, ये अंदर की कहानी है, जो अंदर गुट बने हुए थे। गुट का मतलब क्या होता है? ग्रुप बने हुए। कौन कौन से ग्रुप बने हुए? एक ग्रुप इंदिरा गांधी जी वाला है और एक ग्रुप सिंडिकेट वाला है, तो दो ग्रुप बने हुए थे। ये जो गुटबाजी थी, नहीं साहब मेरा ग्रुप बढ़िया, वो बोले नहीं मेरा ग्रुप बढ़िया, तो ये जो गुटबाजी चल रही थी ना, ये पब्लिक को पता नहीं थी। ये कब सामने आई? राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय 1969 में ये बाहर पब्लिक में आती है कि साहब कांग्रेस में गुटबाजी है, एक गुट इंदिरा गांधी जी का है और एक गुट सिंडिकेट का है। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। तो ये है जाकिर हुसैन जी, और उस समय ये राष्ट्रपति थे भारत के, और इनकी मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? वो पद खाली हो जाता है, तो अब वहां पर चुनाव कराना जरूरी था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। अब इंदिरा गांधी असहमत थी, किसके लिए? एन संजीव रेड्डी के लिए, जो कि उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस की जो सिंडिकेट है वो किसके समर्थन में थे? नीलम संजीव रेड्डी जी के समर्थन में थे कि भाई आप क्या करो, आप देश के राष्ट्रपति बनो। परंतु इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। इनके साथ इंदिरा गांधी जी के थोड़े से तनावपूर्ण आप कह सकते हैं व्यवहार था कि नहीं साहब ठीक नहीं है, नीलम संजीव रेड्डी जी नहीं। तो इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को पूरी उस समय समझाने की कोशिश करी, नीलम संजीव रेड्डी जी नहीं और कोई बना लीजिए, परंतु कांग्रेस सिंडिकेट्स नहीं मानते, बोले नहीं नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। कांग्रेस के जो आधिकारिक रूप से कैंडिडेट होगा वो कौन होगा? नीलम संजीव रेड्डी होगा। यहां पर बात ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने किसको उतारा है? नीलम संजीव रेड्डी को उतारा है, जो कि उस समय लोकसभा में अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा कर दिया, यह है नीलम संजीव रेड्डी जी। एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चली आ रही थी, तो उनके साथ थोड़ी सी राजनीतिक अनबन थी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जी की और इंदिरा गांधी जी की थोड़ी सी अनबन थी, इसलिए इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि भाई नीलम संजीव रेड्डी जी को नहीं उतार करके किसी और व्यक्ति को क्या करे, कांग्रेस अपना कैंडिडेट बनाए, और किसी को कांग्रेस अगर अपना कैंडिडेट बनाएगी तो मैं उसको समर्थन करने को तैयार हूं। परंतु देखिए अभी भी यहां पे देखिएगा, मैं फिर कहता हूं मतभेद चल सकता, मन भेद नहीं, मन में भेद था। तो अभी इंदिरा गांधी जी क्या कर रही है? ठीक है, बोले चलो नीलम संजीव रेड्डी जी को उतार रहे हैं तो ओके उतार दिए, परंतु मन से थोड़ा सा विपरीत होकर नहीं साहब नीलम संजीव रेड्डी जी को नहीं, अंदर से खुश नहीं थे, तो अंदर से फिर क्या हुआ कि नहीं साहब वीवी गिरी को बोला आप चुनाव लड़िए, आप निर्दलीय होकर के लड़िए, मतलब पार्टी के पीछे से ये काम करा गया कि नहीं साहब आप चुनाव अलग से लड़िए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी, तो इंदिरा गांधी भी पीछे हटने वाली नहीं थी, इसलिए आयरन लेडी कहा जाता है, हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे। तो उस समय ये उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ठीक है, उस समय ये कौन थे? उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो इनको बोला गया भाई आप उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, और आप सच में राष्ट्रपति बनने के काबिल भी हो, और होना भी ये चाहिए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप क्या करो, आप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन कर दो, और मैं आपको अंदरूनी तौर पर, मैं इंटरनली आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपको वोट दिलवाऊंगी, पर आप क्या करो, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर दो। उस समय ये कौन है? उपराष्ट्रपति है वीवी गिरी जी। अब एक बात ये देखिएगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ये राष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं लड़ सकते, मतलब उनको पहले उपराष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा। उपराष्ट्रपति पद जब छोड़ा तो अब ये मुझे बताइए कि देश में राष्ट्रपति भी नहीं था, उपराष्ट्रपति भी नहीं था, तो ये मुझे बताओ कि उस समय फिर राष्ट्रपति का काम कर कौन रहा था? यह आज आपका सवाल है। इसी सवाल का जवाब आज आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जब देश में राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस पद को, राष्ट्रपति के पद पे कौन बैठेगा, कौन होगा, ये कमेंट बॉक्स में आज बता दीजिएगा। क्लास 11th में पढ़ाया होगा, और नहीं बता हो कोई बात नहीं, अपन कमेंट में बाद में मैं जवाब दे दूंगा, और पहले आप लोग कमेंट करिएगा जितना भी आपको पता हो। तो वीवी गिरी जी को सपोर्ट करा, ये वीवी गिरी जी है। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों को राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसे कुछ बड़ी और जनप्रिय नीति की घोषणा भी करी। देखिए अब इस समय कुछ घटनाएं साथ साथ चल रही हैं। एक वीवी गिरी जी वाली बात है, तो वीवी गिरी जी को जिताना ये एक, मतलब अब देखिए किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी एक प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ हो रही है, ठीक है, मतलब सिंडिकेट्स के खिलाफ हो रही है कि सिंडिकेट्स है वो गलत है और मैं सही हूं। तो सबसे पहले तो क्या करा, सिंडिकेट्स ने बोला नीलम संजीव रेड्डी को उतारेंगे, बोले तुम उतारो, मैं वीवी गिरी को सपोर्ट करूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा उन्होंने क्या करा है, जो 14 जो अग्रणी बैंक थे उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब
जो 14 प्राइवेट बैंकों को उन्होंने क्या कर दिया, सरकार के अंदर लेकर के आ गए। ये सरकार का जो कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन जो सरकार का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, ये दर्शाता है कि इंदिरा गांधी जी समाजवादी विचारधारा के पक्षधर है, इंदिरा गांधी जी थोड़ी सी वामपंथी विचारधारा के पक्षधर है, जहां पर क्या है, सरकार का झुकाव ज्यादा है। मतलब भारतीय जो अर्थव्यवस्था जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, उसको थोड़ा सा त्याग करके ये क्या कर रही है, समाजवादी ज्यादा बन रही है। और कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पर सभी विचारधाराएं समा सकती हो, सभी को अपने हिसाब से जीने का, सभी को अपने हिसाब से काम करने की आजादी हो। परंतु इंदिरा गांधी जी 14 प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकृत करती है, सरकारी बना देती है। तो ये क्या दर्शाती है इंदिरा गांधी जी की, देखो मैंने गरीबों के लिए काम करा है। सरकार समाज कल्याण की बात करती है और समाज कल्याण के लिए हमने क्या करा, इन प्राइवेट वालों को सरकारी कर दिया। भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स। देखिए अब आपसे पूछ ले भाई प्रिवी पर्स क्या होता है? प्रिवी पर्स का मतलब क्या है? भूतपूर्व जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, कुछ विशेषाधिकार थे। अभी प्रिवी पर्स का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं विशेषाधिकार क्या थे। जब हम लोग इन रजवाड़ों को, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, इन रजवाड़ों को जब हम भारत में विलय कर रहे थे तो भारत ने ये कहा था कि आपको कुछ आजादियां, कुछ फ्रीडम, कुछ विशेषाधिकार आपको दिए जाएंगे। विशेषाधिकार का अर्थ क्या है? जैसे कि एक तो आप अपनी निजी संपत्ति रख सकते हो, आपको जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखनी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रखिए, आपके महल, आपके खजाने, जो आपको रखना हो वो आप रखिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आपको विशेष भत्ते मिलेंगे। विशेष भत्ते का सीधा सा अर्थ यह है कि एक आपको स्पेशल अमाउंट मिलेगा, अलग से अमाउंट मिलेगा। और वो अलग से अमाउंट किस आधार पर मिलेगा कि आपकी राज्य किस कैसा, जैसे हैदराबाद है तो अब हैदराबाद बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता था उनको, बहुत अच्छी इनकम हैदराबाद की होती थी। अब ज्यादा इनकम होती थी तो बोले राज्य जो केंद्र सरकार है वो आपको थोड़ा ज्यादा पेमेंट करेगी, जैसे 10 लाख के करीब तक उस समय करना पड़ता था। कोई छोटा है तो उसको 50,000, 1 लाख रुपए तक का सरकार पेमेंट करती थी। तो मतलब आपको स्पेशली सरकार, केंद्र सरकार पेमेंट भी देगी, आपकी जो शान और शौकत है उसको बनाए रखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पर भारत में विलय कर जाइए। इन आधारों पर वो भारत में विलय करके, परंतु जब इंदिरा गांधी जी सरकार में बैठती है तो उनको ये लगता है ये तो गलत बात है, ये तो भारत के संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है, इक्वलिटी के खिलाफ है, क्योंकि इनको इतनी विशेष सुविधा सिर्फ इसलिए कि वो एक किसी विशेष वर्ग में जन्म लिए हैं, इसलिए तो बोला गलत बात है। और विशेष वर्ग में जन्म, और दूसरी बात आर्टिकल जो 18 है भारत का संविधान का, अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई टाइटल नहीं होगा। तो ये राजा महाराजाओं को टाइटल क्यों भाई, किस बात की उपाधि दी जा रही है कि राजा महाराजा हो? और जब राजा महाराजा नहीं हो तो फिर किस प्रकार का विशेष भत्ता, क्यों विशेष भत्ता, क्यों स्पेशल बात कही जाए? ये मुद्दा उठाया इंदिरा गांधी जी ने। परंतु उस समय 1967 की सरकार के बाद उप प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई जी थे। अब मोरारजी देसाई जी को ये बात ठीक नहीं लगी इंदिरा गांधी जी की, बोले यार आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हो बैंकों का, प्रिवी पर्स खत्म कर रहे हो। अब मोरारजी देसाई ये कहते हैं कि प्रिवी पर्स खत्म करना ये उन रजवाड़ों के साथ एक तरीके से हम गलत कर रहे हैं, हम उनके विश्वास पे हम खड़े नहीं उतर पा रहे। भारत ने विश्वास दिलाया था उनको कि साहब आप भारत में विलय कर लीजिए, आपको इन कामों के लिए हमें आजादी देंगे, इन कामों के लिए छूट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की तरफ से उनके साथ एक चीटिंग होगी, एक विश्वासघात होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मोरारजी देसाई यहां से थोड़ा सा सरकार से हट जाते हैं। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। तो उस समय जो वित्त मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। वित्त मंत्री का मतलब सारा खजाना इन्हीं के हाथ में था, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है। मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत के संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पोस्ट नहीं है। उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास उतनी ही शक्ति होती है जितनी एक मंत्री के पास होती है। ये नाम के उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसे उप प्रधानमंत्री है। अब उप प्रधानमंत्री कोई पोस्ट नहीं है, वो संवैधानिक पोस्ट नहीं, वो शपथ किस चीज की लेंगे? वो मंत्री की शपथ लेंगे, वो मंत्री है, मतलब मेन जो इनका काम है वो वित्त मंत्री का है। उप प्रधानमंत्री का पोस्ट ही नहीं है भारत के संविधान में। ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री नहीं होगा तो सारे के सारे काम वो संभाल लेंगे, नहीं, उप प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं। हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पोस्ट है, बाकी उप प्रधानमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की पोस्ट नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कहीं पर भी कभी भी आपके राज्यों में अगर कहीं उप मुख्यमंत्री बनाया जाए तो सोच लीजिएगा वो पोस्ट संवैधानिक नहीं है, वो तो एक मंत्री के बराबर है। बाकी जितने मंत्री जितनी पावर रखते हैं उतनी ही वो पावर रखते हैं, पर बस वो ये है कि एक पार्टी के बड़े नेताओं के वो क्लोज है तो इसलिए उनको एक, हाँ भाई आप उप प्रधानमंत्री मजे करो, बस नाम क्या है, उन संवैधानिक नहीं है उप प्रधानमंत्री। कहीं पर भी संविधान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी सीएम की बात नहीं करी गई है। तो वो उप प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, मतलब मेन पावर जो है वो वित्त मंत्री।
मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया तो मोरारजी देसाई को ये लगा कि साहब ये तो गलत कर रही है सरकार, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो चीटिंग कर रही है प्रिंसली स्टेट्स के साथ, रजवाड़ों के साथ इंदिरा गांधी जी, जो कि नहीं होनी चाहिए। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। देखिए, जब एक कहावत है राजस्थान में कही जाती है और कहीं पता नहीं बाहर के एरियाज में भी कही जाती है, नहीं कही जाती, कहा जाता है कि घर में अगर 5 बर्तन होते हैं ना तो वो बचते ही हैं। 5 बर्तन होने का मतलब ये नहीं कि वो खाने वाले बर्तन जिसमें मतलब 5 ही रखो, 5 से ज्यादा होंगे तो बचेंगे या 4 ही रखो। 5 बर्तन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर घर में 5-7 लोग होंगे, मतलब घर में ज्यादा लोग होंगे, तो थोड़ा बहुत तो नोकझोंक होना, थोड़े बहुत हल्ला होना, ये सब चलेगा, इट्स नॉर्मल थिंग। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि छोटा मोटा झगड़ा हो गया है, छोटी मोटी कोई बातचीत हो गई तो नहीं होगी, वो तो भाई आप इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा सदस्य, तो वहां पे छोटे मोटे काम ऐसे होते रहते हैं। ऐसे इस प्रकार से सदस्यता क्या रखनी है, हम लोगों को रखनी है, तो कुछ अलग हम लोगों को रखना है, ठीक है, जो बिल्कुल अलग है वो हम लोगों को रखना है। तो ये मामला थोड़ा सा, बाकी जो मामले हुए अभी तक कांग्रेस से वो अलग थे। तो परिवार में जिस प्रकार से थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक होती है वो चलती है, ऐसे ही कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन था बेटा, ठीक है, जिसका मतलब 1885 से वो संगठन फैला हुआ है। उस संगठन में हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, तो छोटे मोटे मतभेद होना, छोटी मोटी डिफरेंसेस होना, ये चलता है। आप ये भी देखो ना कि 1947 के बाद काफी पार्टियां अलग बन गई, पर वो कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी, पर धीरे धीरे फिर वो शायद कांग्रेस से अलग हो गई, परंतु काफी उनकी जो विचारधारा वो कांग्रेस से मिलती जुलती थी। तो अभी तक जितना भी मतभेद हमने कांग्रेस में देखा वो एक नॉर्मल बात थी, पर इस बार थोड़ा सा मामला गंभीर था। इस बार थोड़ा सा जो मामला है वो अलग था, कुछ डिफरेंस था। अब वो डिफरेंस क्या था वो देखिए। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तो अब दोनों गुट है, ठीक है, जो दोनों ही गुट है, एक सिंडिकेट का गुट है और एक इंदिरा गांधी जी का गुट है, दोनों ही गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी ताकत को आजमा लिया जाए, देखे जरा किसमें है कितना दम है, ठीक है ना। तो दोनों गुटों ने ये बोल दिया, आ जाओ देख लेते किसमें है कितना है दम, ठीक है। तो दम दिखाने की बात आ गई, तो बोले जिसका राष्ट्रपति जीत गया वो ज्यादा पावरफुल माना जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा कह रहा हूं अपनी भाषा में, वो उन लोगों ने नहीं बोला था। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में दोनों गुट अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डाले। व्हिप का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरीके से एक प्रकार का आदेश है, ठीक है। अभी ये एस निजलिंगप्पा जी जो है कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हैं, और जब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो इन्होंने एक तरीके से एक आदेश जारी कर दिया सभी कांग्रेस के सांसदों को और सभी विधायकों को कि साहब आप क्या करें, नीलम संजीव रेड्डी जी को ही वोट डाले हैं। नीलम संजीव रेड्डी जी ही क्या है, कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार है, ऑफिशियल जो कैंडिडेट है वो यही है, तो इन्हीं को वोट डालना। और व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि आप इन्हीं को ही यही काम करना, नहीं तो आपको पार्टी से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। तो ये व्हिप जारी करी गई कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा कि साहब आपको नीलम संजीव रेड्डी जी को ही वोट डालना है, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। परंतु पता कैसे लगाओगे वोट किसने किसको दिया है, ठीक है। पर एक तरीके से एक आदेश जारी कर दिया गया कि साहब वोट किसको देना, नीलम संजीव रेड्डी जी को ही देना है। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं करी गई। तो इंदिरा गांधी के जो समर्थक गुट है, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के साथ भी काफी सांसद जुड़े हुए थे, काफी विधायक जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो अब इंदिरा गांधी जी के जो समर्थक वाले गुट है उसने बोला, कांग्रेस को बोला कि भाई एक क्या करे जाए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है उसकी एक मीटिंग बुला ली जाए। मतलब एक तरीके से पूरे जो नेशनल लेवल पर जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं और है उसकी एक मीटिंग बुला ली जाए। सीधा सा आमतौर पर कहें एक मीटिंग बुलाओ, उसमें तय करेंगे। विशेष बैठक के लिए आयोजित करने के लिए उन्होंने याचना करी, एक पिटीशन लगाया, मतलब एक रिक्वेस्ट करी कि साहब प्लीज बुला लीजिए मीटिंग। पर अध्यक्ष ने मना कर दिया, बोला नहीं, ये याचना नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं, कोई स्पेशल मीटिंग नहीं बुलानी, कुछ नहीं बुलाना, नीलम संजीव रेड्डी जी नेता है। वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। बस ये अंतरात्मा जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा ना, यही गेम पलट गया बेटा। तो वीवी गिरी जी को छुपे हुए तौर पर समर्थन कर रही थी इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने सांसद और विधायकों को कह दिया कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर के वोट डालिएगा। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट आप यहां पर यह है कि भाई आज आप कांग्रेस की लीडर हैं, आप कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मुझे जैसे आज मैं सपोर्ट कर रहा हूं, आज मैं कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो मैं सीधा कहूंगा भाई ये कांग्रेस का कैंडिडेट है और आप इनको वोट डालिएगा। जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, वो बीजेपी के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, वो राष्ट्रपति बनने से पहले बीजेपी के थे। देखिए संवैधानिक पद पे पहुंचने का कोई व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं होता, वो थी। तो अब वहां पर मोदी जी अगर ये आकर के बोले आप अपनी अंतरात्मा से वोट डालेगा,
मतलब वो मुर्मू जी को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जब बीजेपी का कैंडिडेट है तो वो बिल्कुल साफ बोलेंगे सांसद और विधायकों को कि बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी है, आप उन्हीं को सब वोट डालिएगा। परंतु इंदिरा गांधी जी यहाँ पे क्या कह रही है, नीलम, ये भी नहीं बोला कि नीलम संजय रेड्डी जी को वोट मत डालिएगा, ये बोला अंतरात्मा की आवाज सुनो, मतलब जो आपको उचित लगे। आपको लग रहा है वीवी गिरी तो मतलब वीवी गिरी, मतलब एक इशारा कर दिया, नीलम संजय रेड्डी को डालना, वीवी गिरी को डालना, वीवी गिरी अपना समर्थक, अपना समर्थक, और फिर क्या होता है, गुट होते हैं बेटा। अब इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, ठीक है, हर व्यक्ति को ये लगता था भाई प्रधानमंत्री है, पावरफुल है, ठीक है, हो सकता है कल को हमें सेंटर में बुला करके मंत्री बना दे, हो सकता है इंदिरा गांधी जी के अनुसार अगर हम लोग चले तो क्या होगा, राज्य में भी इन्हीं का दबदबा रहता है, तो हमें मुख्यमंत्री बना दे, हमें मंत्री बना दे। तो एक काम करो, इंदिरा गांधी जी के साथ ही चलो। इंदिरा गांधी जी ने कहा अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालो, मतलब क्या करना है, हमें वीवी गिरी जी को वोट डालना है। ये शब्द बड़े भारत की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट रहे इस चुनाव के लिए कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालना। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। तो यहां पर इंदिरा गांधी जी ने सीधा सीधा हिंट दे दिया सभी सांसदों और विधायकों को कि साहब आप अपनी मनमर्जी से वोट डालिए, मैं आपको दबाव डालने नहीं आया कि नीलम संजय रेड्डी को ही वोट डालना, ठीक है, आप अपनी मनमर्जी से डालो। पर मनमर्जी क्यों, जब आप कांग्रेस के लीडर होकर के प्रधानमंत्री बनी हुई हैं तो आप ओपनली कहिए कि हाँ कांग्रेस के जो कैंडिडेट है आप उसको वोट डालिए। पर ये मनमर्जी का जब शब्द आया, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन भेद था, मत भेद नहीं था, मन भेद था कि मन में वीवी गिरी जी थे कि वीवी गिरी जी को ही वोट डाला करके जिताना है। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी ही विजय हुए। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। तो फाइनली जीता कौन, वीवी गिरी जी जीत के। अब वीवी गिरी जी का जीतने का अर्थ यह था कि इंदिरा गांधी जी पावरफुल है। सिंडिकेट की तुलना में इंदिरा गांधी जी ज्यादा पावरफुल है, सिंडिकेट नहीं है, क्योंकि वीवी गिरी जी जीत के एक निर्दलीय उम्मीदवार, एक स्वतंत्र उम्मीदवार जीत जाता है राष्ट्रपति के चुनाव। और आप सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव कोई मजाक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई मुंह उठा करके बोल दे मैं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता हूं, नॉट पॉसिबल। उसकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, आपको लोगों का समर्थन चाहिए। लोग कौन, जो सांसद विधायक को उनका समर्थन चाहिए। तो ये समर्थन वीवी गिरी जी को मिला होगा तो कहां से मिला होगा, ये दिमाग आपको लगाना है। मतलब इंदिरा गांधी जी का पूर्ण रूप से सपोर्ट था, इंदिरा गांधी जी का पूर्ण रूप से साथ था। मैं बस थोड़ी सी तुलना कर रहा हूं, जैसे आज हम लोग हैं, हम पर ईश्वर की कृपा होती है, दिखते नहीं, ईश्वर दिख नहीं रहे, ठीक है, पर हाँ कृपा है, उनका आशीर्वाद है। ऐसे ही था बस, वीवी गिरी जी हैं, उनके साथ इंदिरा गांधी जी है। सबको दिख नहीं रही कि इंदिरा गांधी जी वीवी गिरी जी के साथ है, पर थी, ठीक है ना, थी इंदिरा गांधी जी वीवी गिरी जी के साथ थी और वीवी गिरी जीत गए। इसका मतलब इंदिरा गांधी पावरफुल है सिंडिकेट की तुलना में। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। तो अब यहाँ पे जो कांग्रेस अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी थी, उनको समझ में आ गया वीवी गिरी जीते हैं तो इंदिरा गांधी जी की बदौलत ही जीते हैं, और यहाँ पे अब कांग्रेस का टूटना तय हो गया। अब सिंडिकेट परेशान हो चुके थे इंदिरा गांधी जी की मनमानी से, और इंदिरा गांधी जी परेशान हो चुकी थी सिंडिकेट के दबाव से, उनकी निर्भरता से। तो चलो भाई, दोनों खुश, दोनों राजी है, तोड़ लो पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलंगप्पा जी ने क्या है, प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया कि आज से आप हमारी पार्टी में नहीं है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री होने के लिए आपको बहुमत चाहिए, ठीक है, आपको बहुमत चाहिए। और यहां पर बहुमत उस समय कांग्रेस के सांसद सपोर्ट कर रहे थे, तभी तो आप प्रधानमंत्री हो। तो अब यहां पर अगर आपको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, अब जो कांग्रेस के डेडिकेटेड लीडर्स हैं, कांग्रेस में कौन सी कांग्रेस के, कांग्रेस ओ के, जो कि सिंडिकेट वालों की है, तो वो तो आपको सपोर्ट करेंगे नहीं। हाँ, जो कुछ अब आपके साथ थे, मतलब इंदिरा गांधी जी के जो साथ थे कांग्रेस आर वाले, वो इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करेंगे। परंतु ये चले गए। तो पहली बात तो ये देखो कि 67 के चुनाव में कांग्रेस को वैसे ही कम सीटें मिली है। अब उसमें से भी कांग्रेस ओ वाले अगर अलग हो जाएंगे तो इंदिरा गांधी जी को बहुमत तो कम होगा ही होगा। तो अब इंदिरा गांधी जी क्या करेगी, हाथ मिलाएगी किससे, सीपीआई से प्लस डीएमके से, सीपीआई प्लस डीएमके से हाथ मिलाएगी। ये वही डीएमके पार्टी है जो कि 1965 में इंग्लिश को बंद करने पे आंदोलन करती है और 1967 के चुनाव में तमिलनाडु में सरकार बनाती है। ये वही सीपीआई पार्टी है जिसको 1957 में जब केरल में सरकार बनाई, इन्होंने गठबंधन की, तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करवा करके उस सरकार को गिराया गया था। मैं यही बात कह रहा हूं कि राजनीति में विचारधारा नहीं, राजनीति में सत्ता इंपॉर्टेंट थी। इसलिए सत्ता बनाने के लिए सीपीआई डीएमके के साथ इंदिरा गांधी जी
हाथ मिला लेती है और अब कांग्रेस ओबी जो आने वाले चुनाव है उसमें उन सारी पार्टियों से हाथ मिला लेगी जिनके साथ चाहे उनकी विचारधारा मिलती हो या ना मिलती हो। ठीक है, तो अब प्रधानमंत्री जी को जरूरत थी समर्थन की, तो समर्थन के लिए हाथ बढ़ाया सीपीआई ने और डीएमके ने। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा ये मजाक चल रहा है, ये लोग पार्टी को तोड़ने की बातें करते हैं ना, गलत बात। अपनी वाली कांग्रेस असली कांग्रेस है। ठीक है, अब उनका ही राज है, अपनी ही असली कांग्रेस है, सिंडिकेट 28 की कोई कांग्रेस नहीं। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाली कांग्रेसी खेमे के कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस रिक्विनिस्ट कहा जाने लगा। देखो अब क्या है, सिंडिकेट की जो अगुवाई है, जो बड़े बड़े जो प्रभावशाली नेता थे उनकी जो कांग्रेस है उसको नाम रखा गया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, संगठन। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन लगा करके ये दर्शाया गया था कि जो असली कांग्रेस है वो सिंडिकेट वाली है। संगठन मतलब जो संगठन हमेशा से चलता है वो इसी कांग्रेस से चलता है, ये कांग्रेस वो है। इंदिरा गांधी जी वाली कांग्रेस आर्थिक रिक्विजिनिस्ट, रिक्विजिनिस्ट का मतलब एक तरह से मांग करता होता है वैसे तो। ठीक है, तो ये क्या है, कांग्रेस आर है। मतलब अब पर इंदिरा गांधी जी कहते हैं कि जो कांग्रेस आर है वो सही कांग्रेस है, वो ही असली कांग्रेस है। तो मतलब अब हम कह सकते हैं कि 1969 के नवंबर में, अब ये आप ये नवंबर 1969 क्यों कह रहे हो सर जी, क्योंकि 11 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी जी को जो कांग्रेस अध्यक्ष है एस नीलकंठा जी, वो एक पत्र लिख देते हैं, लेटर लिख देते हैं। कौन सा लेटर, आप कांग्रेस से बाहर है। आप कांग्रेस से बाहर है। अब कांग्रेस से बाहर हो इसका मतलब आप बाहर, तो अब आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। तो यहां से क्या हो गया, कांग्रेस दो भागों में बट गई, तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ठीक है, तो यहां से कांग्रेस दो भागों में बट गई है। तो कांग्रेस का जो विभाजन था लास्ट लेक्चर में शुरू हुआ था और आज के लेक्चर में अब कांग्रेस का विभाजन खत्म हो गया। इन दोनों दलों को क्रमश पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता है। तो अब ये इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ओ से ओल्ड कांग्रेस, ओल्ड मतलब पुरानी कांग्रेस, और ये बाकी फिर इंदिरा गांधी जी वाली है तो ये न्यू कांग्रेस, इसको नई कांग्रेस कहा जाएगा। अब आप पूछोगे सर जी आज कौन सी कांग्रेस है, आज ओ वाली है या आर वाली है, तो देखो भैया आज आर वाली है, आर वाली ही कांग्रेस है। क्योंकि अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि 1971 के चुनाव में इस कांग्रेस का बिल्कुल सफाया ही हो जाता है। इनको पूरे लोकसभा में 521 में से सिर्फ 16 सीटें मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस कांग्रेस को 352 सीटें मिलती हैं 521 में से। तो ये कांग्रेस पावरफुल थी, इंदिरा गांधी फिर पावरफुल बनकर के उभरी और अब जो कांग्रेस चल रही है वो इसी का ही है, मतलब यही कांग्रेस हो रही है। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश करा। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इंदिरा गांधी जी ने सत्ता संघर्ष को क्या दर्शा दिया, विचारधारा के रूप में दर्शा दिया कि ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। मेरी विचारधारा मतलब इंदिरा गांधी जी कह रही मेरी विचारधारा क्या है, गरीबों के लिए काम करना। मेरी विचारधारा क्या है, जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए काम करना। मेरी विचारधारा क्या है, किसानों के लिए काम करना। मेरी विचारधारा क्या है, समानता स्थापित करना। और ये सब इन विचारधाराओं के खिलाफ है। ये सब नहीं चाहते गरीबों का भला हो, ये सब नहीं चाहते किसानों का भला हो, ये सब नहीं चाहते दलितों का, पिछड़ों का भला हो, ये सब नहीं चाहते उन पिछड़े क्षेत्रों का भला हो, पर बस इसलिए क्या है वो अलग है और मैं अलग हूं, तो विचारधारा की लड़ाई बना दी। ये क्या होता है, ये एक इंटेलिजेंट लीडर की मतलब आप कह सकते हैं निशानी होती है। जनता से जोड़ दिया। अब उस समय आप देखिए कि काफी एक बड़ी जनसंख्या है जो गरीबी में जीवन बिता रही है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है दलितों की, पिछड़ों की है, जिनमें सच में वो पिछड़े हुए हैं। आज तो काफी स्थितियों में सुधार आ चुका है, काफी बदलाव आ चुका है, परंतु उस समय काफी पिछड़े हुए हैं। उस एक बड़े जो बहुत लार्ज सेक्शन है सोसाइटी का, उसको अपने साथ जोड़ लिया कि आप लोगों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूं, आप लोगों की जो विचारधारा है वो मेरी विचारधारा है, और मेरी विचारधारा का विरोध ये लोग कर रहे हैं, मतलब ये आपका विरोध कर रहे हैं, इसलिए इनको वोट मत दे देना, गलती से ही कांग्रेस को वोट मत दे देना। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी, गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदारी के बीच की लड़ाई बताई। तो ये अब इंदिरा गांधी जी खुद को क्या बता रही है, समाजवादी, कि मैं समाजवादी हूं, समाज का भला करने के लिए काम करने वाली हूं, मैं गरीबों की हिमायती हूं, मैं गरीबों के लिए फायदा करने वाली पार्टी हूं, मैं गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी की प्रतिनिधित्व कर रही हूं। और ये जो दूसरे हैं कांग्रेस ओ वाले हैं, ये पुरातनपंथी है। ठीक है, ये जो रूढ़िवादी सोच है उस सोच पे चल रहे हैं, ये महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, ये जो पिछड़े वर्ग है उनको आगे नहीं आने देना चाहते हैं, ये गरीबों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो पूंजीपति है, जो अमीर लोग हैं उन्हीं को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। ये पुरातनपंथी है, ये अमीरों के तरफदार है साहब, ये अमीरों के तरफदार है, अमीरों की तारीफ करते हैं, अमीरों के साथ है। ठीक है, क्योंकि 1969 में पृथ्वी पर्स वाला मुद्दा उठा दिया इंदिरा गांधी जी ने, और जब इंदिरा गांधी जी ने वो मुद्दा उठा दिया तो मोरारजी देसाई भी हट गए। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक मुद्दा ये भी उठा दिया इंदिरा गांधी जी ने कि पृथ्वी पर्स की समाप्ति से क्या होगा, समानता आएगी।
समानता किसको चाहिए? गरीबों को चाहिए, पिछड़ों को चाहिए। पर ये लोग देखो, कांग्रेस ओ वाले समानता नहीं लाने देते, ये इक्वलिटी नहीं लाने देते। तो यहां पर कांग्रेस की कहानी, जो कांग्रेस का विभाजन था वो हट गया। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया पूरा, कांग्रेस दो भागों में बट गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ठीक है, अभी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर जो अगले चुनाव होंगे 1971 में, अब वो 71 में क्यों है, 72 की जगह 71 में क्यों है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। परंतु अब भी एक बार हम लोग जो बॉक्स में दे रखा है पृथ्वी पर्स की समाप्ति, वो जान लेते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से फिर से इंदिरा गांधी जी का जो उदय है वो होता है, किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी का जो स्टार्टिंग में एक सपना था कि खुद के मुकाम पर खुद का मुकाम बनाना सरकार में और पार्टी में, वो किस प्रकार से बनाती है वो देखेंगे। अभी पृथ्वी पर्स की बात कर, देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। तो देशी रियासतों का विलय करने से पहले, ठीक है, देशी रियासतों को भारत में मिलाने से पहले भारत की सरकार ने ये उनको आश्वासन दिया था। आश्वासन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से विश्वास जताना कि भाई आप चिंता मत करो, आपको ये सुविधाएं भारत सरकार हमेशा देगी। रियासतों के जो तत्कालीन शासक है, जो वो उस समय जो शासक है, जो उनका परिवार आएगा, उन परिवारों तक को क्या है, निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होगा, वो अपनी चाहे जितनी संपदा रख सकते हैं, उन पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। मतलब कल को ये मान लो एक आम व्यक्ति के लिए हम ये कहते हैं कि साहब ये सिर्फ 2 ही जमीन खरीद करके रख सकता है, जिसे हम बात कर रहे थे लैंड सीलिंग एक्ट की, भू परिसीमन कानून की, या ठीक है भू सीमा कानून की। ऐसे कानून जो है, ऐसे कानून आप लोगों पे लागू नहीं होंगे। आपको जितनी संपत्ति रखनी है, आपके पास कितना ही पैसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मस्त रहिएगा, आप पे कोई रोक टोक नहीं होगी। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे, मतलब कुछ स्पेशल आपको पेमेंट करा जाएगा। और वो पेमेंट किस आधार पे होगा कि आपका राजस्व जो आज जो आपके पास रेवेन्यू मिल रहा है वो कितना है, ठीक है, और भविष्य में उस हिसाब से हम आपको उतना पेमेंट कर देंगे। कोई छोटा राज्य है तो उसको उस हिसाब से पेमेंट करेंगे, कोई हैदराबाद जितने बड़े राज्य हैं तो उनको उस हिसाब से पेमेंट करेगी भारत सरकार। ये दोनों चीजें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते, इस बात को आधार मानकर तय की जाएगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व क्षमता कितनी है। हम किस आधार पर ये देंगे भाई, कितनी आपके पास निजी संपदा होगी और कितना आपका भत्ता देना है, ये किस आधार पर तय होगा कि उसका विस्तार कितना है, कितना बड़ा एरिया है जो हमारे भारत में मिल रहा है, उसका राजस्व, राजस्व मतलब रेवेन्यू, ठीक है, उसके पास जो पैसा आ रहा था उस राज्य के पास, राजा के पास, वो सरकार जनता से चाहे टैक्स ले रहा हो, कुछ भी ले रहा हो, कैसे भी उसको जो इनकम हो रही थी वो इनकम कितनी थी और उनकी क्षमता कितनी है, मतलब उनकी कैपेसिटी कितनी है क्या इनकम लेने की, जो भी है उस हिसाब से हम उनको पेमेंट करेंगे। इस व्यवस्था को पृथ्वी पर्स कहा गया है। ठीक है, तो इसी व्यवस्था को पृथ्वी पर्स कहा गया है। तो पृथ्वी पर्स हम कह सकते हैं देशी रियासतों को कुछ विशेषाधिकार थे और उस विशेषाधिकार में 2 बातें थी, एक निजी संपत्ति की और एक विशेष भत्तों की। इन्हीं को हम पृथ्वी पर्स कहते हैं। क्लियर? बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो वंशानुगत विशेषाधिकार दिए गए कि वंश के अनुसार विशेषाधिकार, भाई ये उस समय राजा था, इसके बेटे को भी वो अधिकार मिलेगा, उसके बेटे को वो अधिकार मिलेगा, ये वंश के अनुसार जो विशेषाधिकार दिए गए, ये तो भारत के संविधान के दर्शन के साथ मेल नहीं खा रहा है। भारत का संविधान समानता की बात करता है, भारत का संविधान सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है, तो ये तो उसके साथ मेल नहीं खा रहा है। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसे तो फिर जैसे जो आरक्षण की नीति है वो भी मेल नहीं खाती है, परंतु आरक्षण की नीति तो ये था कि जो पिछड़ चुके हैं उनको बराबर में लाने के लिए है, उनको बराबर में लाने के लिए, तो फिर ये क्यों? तो ये तो बेटा ये कोई पिछड़े में थोड़ी है, ये तो उस समय के मतलब सबसे अमीर लोगों में से एक लोग हैं। तो इन लोगों के लिए इंदिरा गांधी जी कहती है कि सब ये भारत के संविधान के साथ मेल नहीं खा रहा है, समानता के साथ मेल नहीं खा रहा है, सामाजिक आर्थिक जो न्याय के सिद्धांत है भारत के संविधान के, भारत के जो दर्शन है भारत के संविधान के, उनके साथ मेल नहीं खा रहा है। और नेहरू जी भी स्टार्टिंग में इस बात से थोड़ा सा खफा थे कि भाई ये पृथ्वी पर्स हटना चाहिए, ठीक है, परंतु नेहरू जी ने तो नहीं हटाया, पर इंदिरा गांधी जी ने हटा लिया। नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था, तो नेहरू जी भी पूरे कट्टर समाजवादी व्यक्ति थे, ठीक है, पूरे कट्टर समाजवादी व्यक्ति थे, पूरे समाज का कल्याण चाहते थे, बस सरकार के हाथ में कंट्रोल और सरकार के कंट्रोल से समाज की जो पिछड़े वर्ग है, समाज का जो गरीब है, समाज की जो महिला है, उनका खूब विकास करा जाए, उसके बिल्कुल समर्थक थे नेहरू जी। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने पृथ्वी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। तो 1967 के चुनाव के बाद पृथ्वी पर्स को खत्म करने की जो मांग आ रही थी, उस मांग का समर्थन इंदिरा गांधी जी कर देती है।
उनकी राय थी कि सरकार को प्रीवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। तो अब इंदिरा गांधी जी का यह मानना था कि सरकार को, मतलब उन्हीं को, सरकार उन्हीं की है, तो प्रीवी पर्स की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर देना चाहिए। पर सरकार में और भी मंत्री होते हैं, और भी नेता होते हैं, उनसे पूछना पड़ता है। तो प्रीवी पर्स की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर देना चाहिए। मतलब 1967 के चुनाव के बाद ही इंदिरा गांधी जी ये तय कर लेती है कि भाई प्रीवी पर्स की जो व्यवस्था है उसको खत्म करना है। मोरारजी देसाई प्रीवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। अब उस समय मोरारजी देसाई किस पोस्ट पे बैठे हुए? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो इसको नैतिक रूप से गलत मानते थे कि भाई मोरली ये जो है ना गलत है। नैतिक रूप से गलत क्यों है, देखते हैं। उनका कहना था कि ये रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर है। मतलब ये रियासतों के साथ क्या हो रहा है? विश्वासघात हो रहा है। हमने उनको क्या बोल करके जोड़ा था और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे मोरल जो है, हमारी जो नैतिकता वाली बात है वो ठीक नहीं है। और इसी बात को लेकर के फिर थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी जो है मोरारजी देसाई जी थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, सरकार को सपोर्ट नहीं करते हैं इस बात को। प्रीवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में ये मंजूर नहीं पा सका। देखो अब बात को समझिएगा। अब इंदिरा गांधी जी तैयार है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी पूर्ण रूप से तैयार है कि साहब प्रीवी पर्स को हटाना है, बिल्कुल दिमाग में सोच लिया है कि हटाना ही है। और बात कर कब करें? 1970 की। मतलब 1969 में कांग्रेस अलग हो चुकी है, ओ और आर अलग हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह कि सरकार जो भी चल रही है वो सीपीआई और डीएमके के समर्थन से चल रही है, ठीक है, दो बात। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस काफी 1967 के चुनाव में कांग्रेस की 9 राज्यों में सरकारें नहीं थी। 9 राज्यों में सरकारें नहीं थी, मतलब राज्यसभा में भी कहां से चुन करके जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं से चुन करके जाते हैं। मतलब राज्यसभा में भी जो है वो लोग क्या हो गए? कम हो गए कांग्रेस के। और कांग्रेस में भी अब इंदिरा गांधी जी के समर्थन वाले तो पहले ही कम हो गए, क्योंकि वो तो अलग हो गई ना। वो क्यों इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने क्या, लोकसभा में तो पास करा लिया, क्योंकि लोकसभा में तो उनकी सरकार थी, सीपीआई वालों ने भी सपोर्ट कर दिया, डीएमके वालों ने भी सपोर्ट कर दिया, और जो दूसरी छोटी मोटी पार्टी उनका सपोर्ट लेकर के लोकसभा से तो पास करवा लिया, परंतु राज्यसभा में उसको मंजूरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि एक तो पहले कांग्रेस 9 राज्यों में हारी हुई है, उसके बाद कांग्रेस के कम कैंडिडेट है, उसमें से भी जो काफी होंगे वो कांग्रेस ओ को सपोर्ट कर दिया, आर को इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 1970 में पहला प्रयास अपनाया कि साहब संविधान में संशोधन करा जाए। अब आप पूछोगे सर संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल में हुआ होगा? तो कौन से आर्टिकल में हुआ है? आर्टिकल 366 में करा गया था। अनुच्छेद 366 में यहां पे संशोधन करने की बात इंदिरा गांधी जी ने करी है और फिर प्रीवी पर्स को समाप्ति की बात करी है। पर इंदिरा गांधी जी रुकने वाली नहीं थी। इंदिरा गांधी जी ने सोच लिया था सब कुछ भी हो जाए, खत्म करना है, मतलब खत्म करना है। अब आप एक चीज को समझिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रीवी पर्स को समाप्त करना, ये सब क्या है कि जो गरीब वर्ग है ना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला काम है कि साहब देखो मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं, हम समाजवादी विचारधारा के हैं, हम गरीबों के हिमायती लोग हैं, तो आप हमें ही वोट करिएगा। तो अब प्रीवी पर्स को समाप्त करने की पूरी सोच ली है इंदिरा गांधी जी ने, तो खत्म करके ही रहेंगी। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है। अध्यादेश का अर्थ यह होता है कि जब संसद नहीं चल रही हो, मतलब लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रही, क्योंकि संसद के 3 ही सेशन होते हैं। एक बजट सेशन होता है जो कि फरवरी मार्च में चलता है, तो उसके बाद एक मॉनसून का सेशन होता है जो जुलाई अगस्त में चलता है, और एक शीतकालीन सत्र होता है जिसको नवंबर दिसंबर में चलाया जाता है, थोड़े थोड़े दिनों के लिए चलते हैं। तो अब जब भी सदन नहीं चल रहा हो तो एक अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है राष्ट्रपति जी लेकर के आएंगे। अध्यादेश का अर्थ यह है बच्चों कि सरकार 6 महीने के लिए एक टेम्पररी कानून लागू करवा सकती है और उस पर राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होंगे। अध्यादेश मतलब इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डिनेंस। ऐसा एक कानून है जो कि 6 महीने तक लागू रहेगा और 6 महीने के अंदर अंदर आपने उसको संसद से पास करवा लिया तो कानून बन जाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो एक अध्यादेश जारी करवा लिया। कौन सा आर्टिकल में आता है हमारे अध्यादेश? 123 में 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी होते हैं। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अब उस समय राष्ट्रपति जी कौन है? वीवी गिरी। तो आराम से वीवी गिरी जी ने सपोर्ट कर दिया, बोले बिल्कुल इंदिरा गांधी जी लाओ 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 भी साइन कर देते, पर करा जा रही प्रीवी पर्स को समाप्ति की घोषणा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोले नहीं साहब ये गलत बात है, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, अध्यादेशों के द्वारा आप ये काम नहीं करोगे, संसद के द्वारा ही लेकर के आओ। ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो आप शांति व्यवस्था बनाने के लिए लेकर के आ रहे हो, नहीं, अध्यादेश नहीं, संसद से ही पास होना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। अब मुझे एक बात बताओ कि 1967 का चुनाव मैं 5 साल जोड़ू तो मेरी गणित होती है 1972,
और ये जो चुनाव हो रहे हैं वो 1971 में हो रहे हैं, 1971 के भी फरवरी में हो रहे हैं, शुरुआत में, मतलब एंडिंग में भी होते तो मान लेते चलो सर 72 के जनवरी फरवरी में और 71 के दिसंबर में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, पर 71 के फरवरी में हो रहे हैं। ऐसा क्यों? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, भंग करने का मतलब क्या है, लोकसभा को खत्म करने का अधिकार है, खत्म कर दिया जाएगा। खत्म करने का मतलब क्या है, अब चुनाव होंगे। ये लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, राष्ट्रपति जी के पास होता है, राष्ट्रपति जी के पास होता है। कब करी जा सकती है, एक तो अगर किसी पार्टी को बहुमत ना मिला हो, उनको गठबंधन की सरकार नहीं चल रही है, तो वो हटा देते हैं, लोकसभा को भंग कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि नहीं साहब अब सरकार नहीं चलानी, एक फ्रेश इलेक्शन कराया जाए तो भी हो जाता है। अब राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, परंतु अपनी मर्जी से ना बाबा ना, किसके कहने पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कहने पर। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बोला वीवी गिरि जी को कि साहब लोकसभा को भंग कर दीजिए, लोकसभा को खत्म कर दीजिए और नए चुनाव की घोषणा करवा दीजिए। तो 1971 के फरवरी में नए चुनावों की घोषणा हो जाती है कि जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे 1971। पर सवाल यह आता है कि इंदिरा गांधी जी ने फैसला लिया तो लिया क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी ना, अभी वो मतलब आप कह सकते हैं कि अटकी हुई सी सरकार थी। सीपीआई की भी बात मान रहे हैं, डीएमके की भी बात मान रहे हैं, ठीक है, लोकसभा में भी बिल पास होने में बिल्कुल जोर से आ रहा है, राज्यसभा में भी समर्थन नहीं मिल रहा है। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि अगर खुद की छवि बनानी है ना तो एक बार रिस्क लेना ही पड़ेगा, और लोकसभा को भंग करते हैं, फ्रेश इलेक्शन कराते हैं और फ्रेश इलेक्शन में प्रचंड बहुमत के साथ, गजब वाले बहुमत के साथ अपन सरकार बनाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने ये काम कर भी लिया। इंदिरा गांधी जी ने 1971 के चुनाव, वैसे हम आगे पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी जी 1971 के जनवरी फरवरी में चुनाव लड़ती है। और इंदिरा गांधी जी के साथ कौन था, कांग्रेस थी और सीपीआई। सीपीआई अभी भी है, ठीक है, सीपीआई का साथ नहीं छोड़ा कांग्रेस ने, सीपीआई अभी भी है। कांग्रेस और सीपीआई दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगी और ये दोनों पार्टियां मिलकर करके 375 सीटें जीतती है बेटा। कितनी? 375, 518 521 में से 375 सीटें जीतती हैं, जिनमें से अकेले 352 तो कांग्रेस जीतती है। मतलब बहुत बढ़िया, लगभग आपको 265 एक सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 521 का 50% से एक ज्यादा देखोगे, मैंने निकाला नहीं, आप निकाल करके देख लीजिएगा। पर यहां पर 352 है, 265 से 352 मतलब 100 सीटों के लगभग 100 सीटों का अंतर आ रहा है। कांग्रेस खुद पावरफुल, आज सीपीआई भी छोड़ के चली जाए तो भी कांग्रेस को कोई चिंता नहीं। अब कांग्रेस क्या प्रचंड बहुमत के साथ क्या आ गई सरकार में बैठ गई। अब इंदिरा गांधी जी को चिंता नहीं थी, हाँ कोई बात नहीं, अब अपन फुल मेजोरिटी के साथ है। तो खुद की मेजोरिटी, खुद को पावरफुल, खुद को ताकतवर लोकसभा में बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने उस समय लोकसभा को भंग करवा दिया। तो 1971 के में इन्होंने प्रिवी पर्स का मुद्दा उठाया और बोला कि सभी गरीब जनता, सभी मेरे पिछड़े भाई बहन मुझे वोट करें, मैं ये प्रिवी पर्स को समाप्त कर दूंगी। ये जो जितने भी लोग राजा महाराजाओं के समर्थन में खड़े हैं, इनको नहीं जीतने देना। ये राजा महाराजाओं के अधिकारों को नहीं बचा रहे हैं, ये आपके अधिकारों को छीन रहे हैं। सरकार किसका पैसा देती है उन लोगों को? किसका दे रही है? आपके खून पसीने की मेहनत का पैसा सरकार उनको दे रही है। तो आओ मेरे भाइयों बहनों, उठो और हराओ उस सरकार को, जिता दो इस बार। कांग्रेस आ रही, आपकी असली कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसने आजादी दिलाई है, वही कांग्रेस है जो आपकी गरीबी मिटाने के लिए काम कर रही है। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानून अड़चनें खत्म हो गई। तो 1971 में सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ बनी। अब जैसे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी तो साहब ये लो प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया, तो प्रिवी पर्स की समाप्ति हो गई। देखिए अब इसमें सवाल बात ये आती है कि सर ये सही था या गलत था। देखो पहली बात तो ये कि सरकार अगर कोई काम करती है तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि सही भी था या गलत था, क्योंकि जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा सरकार सोचती होगी। हाँ वैसे यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का एक रुख साफ नज़र आ रहा है कि वो समाजवादी विचारधारा की हैं, तो झुकाव जो है वो समाजवाद की तरफ है। यहाँ पे जो प्रिवी पर्स को समाप्ति दी गई वो एक तो अच्छी बात ये थी कि समानता की बात को स्थापित करते हैं, परंतु गलत ये था जो मोरारजी देसाई जी ने कहा कि ये कहीं ना कहीं विश्वासघात है रजवाड़ों के साथ। तो थोड़ा बहुत ऐसा होता कि भाई आप कुछ थोड़ा चेंज कर देते, पर जैसे उनका थोड़ा पेमेंट है वो बना रहता है, या पेमेंट को कम कर देते, उनको निजी संपत्ति का अधिकार दे देते, कुछ ऐसा है। क्योंकि ये थोड़ा सा रजवाड़ों के साथ एक तरीके से चिटिंग सी हो गई, जैसे कि मोरारजी देसाई जी ने कहा। परंतु जो भी फैसला था उस समय ठीक, प्रिवी पर्स की समाप्ति हो गई और एक तरीके से आर्थिक रूप से जो समानता है वो स्थापित इंदिरा गांधी जी ने इस मामले में कर दी है। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो 1971 के आम चुनाव होंगे, उसमें पूरी कहानी पढ़ेंगे कैसे इंदिरा गांधी जी जीतती है, और उसके बाद 1972 में चुनाव होंगे राज्यों की विधानसभाओं के।
क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं को भंग थोड़ी करवाया इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, राज्यों की विधानसभा के चुनाव होंगे और अब इन 1972 के जो विधानसभा के चुनाव है उनमें वापस फिर सारी जगह कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी, फिर कांग्रेस पावर में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि एक तो इंदिरा गांधी जी ने गरीबों का काम कर दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 1971 के दिसंबर में होगी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, और भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई होगी और भारत जीत जाएगा तो यहां तक कि विपक्ष के जो लोग हैं ना वो भी इंदिरा गांधी जी की जय जयकार करेंगे, कहेंगे इंदिरा इज इंडिया। ठीक है, एक महिला शासक होते हुए, एक महिला प्रधानमंत्री होते हुए इतना गजब का बोल्ड डिसीजन लेते हुए उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है और बांग्लादेश को आजाद करा, एक बड़ी गजब की बात है। तो ये बात भारत के लोगों को और भी बढ़िया मजा आ गया, इस बार इंदिरा गांधी जी राष्ट्रवादी नेता है, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को हराया, मजा आया मजा आया मजा आया, तो अब अपन इंदिरा गांधी जी को जिताएंगे। तो सबने विधानसभाओं में इंदिरा गांधी जी को जिता दिया और यहां पर इंदिरा गांधी जी का आगे बढ़ना और सिंडिकेट का डाउन आ जाना। ठीक है, अब आगे के चैप्टर में हम और बहुत कुछ जानेंगे, अभी ऐसा नहीं है। एक बार फिर से सिंडिकेट का जो ग्रुप है उठेगा जनता दल के नाम से, ठीक है, फिर सरकार बनाएगा, ठीक है, और फिर एक बार मोरारजी देसाई एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मोरारजी देसाई जी का भी गजब का ही व्यक्ति है, थे व्यक्तित्व थे, वो बहुत गजब के बेहतरीन व्यक्ति थे, उनकी भी आगे चर्चा करेंगे आने वाले अध्यायों में। परंतु आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स के जवाब जरूर दूंगा। परंतु प्लीज प्लीज आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।